क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो क्लास, इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के बुक के क्वेश्चन आंसर्स हम पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। आप पीपल एज अ रिसोर्स से क्या समझते हो? तो पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो संसाधन के रूप में लोग है ना, जो पीपल एज रिसोर्स है वो किसी देश के कामकाजी लोगों की जो उनकी मौजूदा प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज है उसको रेफर करता है। ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। यानी जो मानव संसाधन है, यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए दायित्व के बजाय एक संपत्ति है, एक एसेट है हमारे लिए, है ना। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। तो जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है कब? जब हम उसमें निवेश करते हैं थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडेड इन देम। हाउ इज, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरीके से डिफरेंट है बाकी रिसोर्सेज से, जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो इसमें आप क्या लिखोगे? लैंड एंड अदर रिसोर्सेज लाइक रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, लिमिटेड एंड स्पेसिफाइड। जो जैसे भूमि हो गई या और दूसरे रिसोर्सेज हो गए वो फिक्स्ड होते हैं या लिमिटेड होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है इट कैन बी नर्चर्ड थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम नर्चर कर सकते हैं किसके थ्रू? एजुकेशन और हेल्थ के। Human resources can bring a change in other resources, whereas other resources cannot change or affect human resource. Human resource can make use of land and physical capital, है ना। जो human resource होते हैं वो land physical capital को use कर सकते हैं, उस पर कुछ मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो land और physical capital है वो खुद से यूजफुल नहीं हो सकता खुद के लिए, राइट। What is the role of education in human capital formation? एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? एजुकेटेड पीपल फाइंड जॉब्स इन प्राइवेट फर्म्स व्हाइल द अनएजुकेटेड पीपल कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज देयर पेरेंट्स। दे अर्न अ मेगर income like their parents, which is just enough to support a family. Several years of education adds to the quality of labor. This enhances their total productivity, and total productivity add to growth of the economy. ओके, अब इसमें क्या बताया है कि जो शिक्षित लोग हैं, है ना, जो एडुकेटेड है वो प्राइवेट फर्म्स में जॉब्स ढूंढते हैं, है ना, नौकरियां ढूंढते हैं। जबकि जो अनएडुकेटेड है वो अपने पेरेंट्स की ही तरह क्या करने लग जाते हैं? कोई छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं, जिससे उनकी जो आय है वो कम होती है, कम कमा पाते हैं, जो एक परिवार के भरण पोषण के लिए मतलब काफी होता है। तो इतना ही वो मतलब कमा लेते हैं कि डेली बेसिस पे कमा ले और अपना खा ले। तो कई साल की जब हम शिक्षा मतलब एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा श्रम करते हैं, तो उसका फल हमें मिलता ही है बाद में, है ना। तो इससे उनकी क्या हो जाती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और यही प्रोडक्टिविटी जो है ना, टोटल प्रोडक्टिविटी जो होती है, यही इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी में ऐड होके उसको उसकी ग्रोथ बढ़ाती है। दिस इन टर्न pays an individual through salary or in some other form of his choice. It is a known fact that with investment made on education and health, one can yield a high return in the future in form of higher earning and great contribution to society. तो इसी के बदले में उन लोगों को या उन व्यक्तियों को वेतन दे दिया जाता है ना, पैसे दे देते हैं या उनकी पसंद की कोई और चीज से उनका भुगतान कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सही पॉइंट है कि मतलब जो हेल्थ है और जो एजुकेशन है उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे व्यक्ति फ्यूचर में क्या करता है? सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है ना। जितना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा या फिर यूं कहे कि जितना नॉलेजेबल कंट्रीब्यूट करेगा वो सोसाइटी में, तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ वो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? Healthier people have higher productivity because the health of a person help him to realize his potential and the ability to fight illness. On the other hand,
unhealthy person becomes a liability for an organization. एक हेल्दी पीपल जो होता है ना, जो जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ज्यादा होती है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो हेल्प करता है, मतलब उसको जो स्वास्थ्य में अच्छा होगा, उसको रियलाइज होती है अपनी पोटेंशियल की, है ना, उसे पता होता है कि मैं कितना ठीक हूँ कितना नहीं हूँ, और मेरे में कितनी एबिलिटी है ना, और मैं कितनी बीमारी से फाइट कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो अनहेल्दी होते हैं, वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी बन जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। अ हेल्दी पर्सन इज एबल टू डू हिज वर्क इन अ प्रॉपर एंड एफिशिएंट वे। A healthy person make greater contribution to society as compared to an unhealthy person, है ना। जो healthy person होगा वो अच्छे तरीके से, अच्छा मतलब, और ज्यादा contribute कर पाएगा society में as comparison to unhealthy person. Good health enable a person to earn more and to be more regular in his work. जो जिसकी सेहत अच्छी होगी वो काम भी अच्छा करेगा, और साथ ही साथ वो रेगुलर काम पर जा पाएगा, है ना। What part does health play in the individual's working life? तो जो हेल्थ है वो किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें आप लिखोगे हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ बिकॉज as we all know, health is wealth, and only a healthy person can work or perform to his full potential. An unhealthy person cannot work efficiently. A healthy person is able to work harder and better, earning more and living better life. If the body is healthy only, then one can perform well. So we can say that health plays a vital role in an individual's life. जो हेल्थ होती है किसी भी व्यक्ति के लिए उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा स्वस्थ होता है वही एक्चुअल हमारा धन होता है ना, क्योंकि हमारा हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ सही है ना। और केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही, हेल्दी व्यक्ति ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है ना, मतलब खूब अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। और जो अनहेल्दी होगा वो कुशलता पूर्वक अपना काम, मतलब एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पाएगा। और एक हेल्दी पर्सन ज्यादा मेहनत और बेहतर तरीके से काम को कर सकता है, तो इसी तरीके से वो ज्यादा मतलब अच्छा काम करेगा, रेगुलर प्रेजेंट होएगा, है ना, तो वो ज्यादा भी कमाएगा और बेहतर जीवन भी जिएगा। और अगर यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी कोई हम अच्छे से मतलब खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा काम दिखा सकते हैं अपना। तो हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ है वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। What are the various activities are undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? तो क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? The various activities have been classified into three main sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining. Acquiring and manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. What is the difference between economic activities and non-economic activities? अब इनमें difference क्या है? The activities that add value to the national income. अब जो गतिविधियां, जो activities value add करती हैं national income में, उन्हें economic activities कहा जाता है. They can be divided into two types: market activities and non-market. अब जो market activities हैं वो involve करती हैं उन activities को जो perform करते हैं फॉर पे और प्रॉफिट, है ना, पैसे कमाने के लिए। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड द प्रोडक्शन डन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो खुद के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, वो नॉन मार्केट कहलाता है। द एक्टिविटीज दैट एड नो वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। जो एक्टिविटीज कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है नेशनल इनकम में, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो डोमेस्टिक कोड, है ना, घर का काम काज। Why are women employed in low paid work? Women's को कम पे क्यों किया जाता है? Women are paid for their work when they enter the labor market. जब वुमेन्स को, जब वुमेन्स एंटर करती हैं लेबर मार्केट में, तब उन्हें उनके काम का पैसा मिलता है ना। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड on the basis of education and skill. The majority of the women have meager
education and low skill formation, hence women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. महिलाओं की जो कमाई है वो उनके जैसे पुरुष होते हैं, तो उन्हीं की तरह जो उनमें एबिलिटी और स्किल होगी, है ना, उसी के बेसिस पर होती है। तो अधिकांश महिलाएं जो होती हैं उनके पास एक तो शिक्षा और कम कौशल निर्माण होते हैं, तो इसीलिए महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कम वेतन दिया जाता है, कम सैलरी मिलती है। तो ज्यादातर जो वुमेन्स है वो वहां काम करती हैं जहाँ पर नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? आप इस टर्म को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। जो बेरोजगारी है वो तब कही जाती है जब लोग एक निर्धारित वेतन पर काम करने को तो तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी ही नहीं मिलती है, तो करेंगे कहाँ से, है ना, तो बेरोजगारी फैलती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? अब पहले बात करेंगे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल appear to be employed but they are not actually employed. Sometimes in agriculture families 8 people are working on a farm, whereas only 4 people are needed to do that work. Thus 4 persons are surplus and they are not needed for the on the farm. They also do not help to increase the production. If these 4 extra persons are removed from the farm, the production from the farm will not decrease. Therefore, these 4 persons appear to be employed but are actually disgustly unemployed. अब क्या होता है, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के मामले में लोग, हमें ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉयड है ना, उस काम को कर रहे हैं, उनके पास काम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी जो किसान परिवार होता है उसमें, उन परिवारों में 8 लोग एक खेत में काम कर रहे होते हैं, जबकि उस काम को करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा जो 4 लोग लगे हुए हैं वो मतलब खेत में उनकी जरूरत होती नहीं है, और यही एक्स्ट्रा 4 लोग उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी ऐसा कोई खास काम मतलब या कोई खास अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। और अगर इन 4 लोगों को हटा भी दें तो खेत से जो उत्पादन होगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए ये 4 व्यक्ति जो है वो नियोजित प्रतीत होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो मतलब एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, उनके पास काम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, और इसी को ही डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कब होती है? व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। पीपल डिपेंडेंट upon agriculture usually face such problems. So there are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding, threshing are done. When the plants are growing, there is not much work. During this period, they remain unemployed and are said to be seasonally unemployed. अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी, है ना। तो ये तब होती है जब लोगों को साल के कुछ महीने के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती। कृषि पर ये डिपेंडेंट लोगों को आमतौर पर ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ तो बिजी सीजन्स होते हैं, है ना, साल में, जैसे बुआई, कटाई, निराई, ये सारे काम करते हैं। जब पौधे बड़े होने लग जाते हैं, प्लांट्स बड़े होने लग जाते हैं, तो ज्यादा काम ना उनके पास रह नहीं जाता है। तो इस दौरान ये जो पीरियड चलता है फिर वो इस टाइम में खाली बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, और इसको ही कहा जाता है कि ये क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Why is educated unemployed a peculiar problem of India? अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इंडिया की, ये मतलब क्यों है? इन द केस ऑफ इंडिया, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिनन। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है इंडिया में अब। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। अब जिनके पास ये डिग्रीज हैं ये नौकरी पाने में मतलब सक्षम नहीं है, इन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। अ स्टडी शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट। मतलब मैट्रिकुलेट जो पास हैं उनसे भी ज्यादा जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो ज्यादा उनके पास नौकरियां नहीं है उन लोगों के पास। द पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज अ सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज coexist with the shortage of manpower in others. In which field do you think
India can build the maximum employment opportunity. Since agriculture is the backbone of India, India can build maximum employment opportunities in agriculture based industries. अब जैसे कि भारत जो है ना, जो इंडिया है उसका बैकबोन क्या है, एग्रीकल्चर है। तो इसीलिए भारत कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा जो अवसर है वो पैदा कर सकती है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में। Can you imagine some village that initially had no job opportunities but later came up with many? तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि वोकेशनल एजुकेशन शुड बी एनकरेज। जो वोकेशनल एजुकेशन है यानी जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको एनकरेज करना चाहिए, सो दैट पीपल डू नॉट हैव डिफिकल्टी गेटिंग जॉब्स बिकॉज दे विल बी बेटर ट्रेन्ड फॉर वर्क। ताकि लोगों को नौकरी पाने में कोई कठिनाई ना हो क्योंकि वो काम के लिए बेहतर प्रशिक्षित होंगे, है ना, ट्रेंड होंगे। मोर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड बी मेड इन गिविंग एजुकेशन। तो प्रौद्योगिकी का जो ये शिक्षा देने में जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका ज्यादा यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू द एजुकेटेड पीपल इन टेरिटरी सेक्टर। जो थर्ड सेक्टर है यानी टेरिटरी सेक्टर है उसमें एडुकेटेड लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड वाई? ह्यूमन कैपिटल कैन बी कंसिडर्ड, हम किसको कंसिडर कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को, टू बी द बेस्ट आउट ऑफ द लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि द अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड ऑल बाय देमसेल्व्स। क्योंकि जो बाकी के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने आप खुद को मतलब यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड ओनली ह्यूमन कैन यूज अदर रिसोर्सेज। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ही एकमात्र ऐसा है, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वही उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं एंड गेट प्रोडक्टिव आउटकम फ्रॉम देम, और उनसे कुछ प्रोडक्टिव आउटकम ले सकते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो इसमें आप क्या लिखोगे, जो मानव पूंजी है यानी ह्यूमन कैपिटल है वो किसी देश की एक कुशल उत्पादक श्रम शक्ति से है ना, स्किल्ड और प्रोडक्टिव लेबर फोर्स से है। ह्यूमन कैपिटल रेफर टू कंट्रीज स्किल एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। हाउ कैन द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। जो पॉपुलेशन है नेशन की वो कैसे ह्यूमन कैपिटल में बदलती है या कैसे उसको बदला जा सकता है, थ्रू एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मेडिकल केयर से नेशन पॉपुलेशन को डेवलप किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल में। विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज अ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होता है, इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। जो ह्यूमन कैपिटल है वो किस तरीके से सुपीरियर है बाकी रिसोर्सेज से, कैसे बेटर है। ह्यूमन कैपिटल कैन यूज लैंड एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर, है ना। जो ह्यूमंस हैं वो जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, वेयर इज लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन देयर ओन। वो खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बाकी रिसोर्सेज। तो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के दो एग्जांपल्स हम क्या दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। नेम एनी फोर फैक्टर्स which can improve the quality of human resources. Education, health, training, technology. Mention any four factors on which the quality of population depends. तो इस जो पॉपुलेशन है उनको डिपेंड है किस पे, फोर फैक्टर्स क्या है, लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल। विच सेक्टर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। The various economic activities have been classified into three sectors, right? तो what are these sectors? वो कौन से तीन sectors हैं? Primary sector, secondary sector और tertiary sector. Give two examples of the secondary sector. तो secondary sector के आप दे सकते हो cloth manufacturing हो गई या car manufacturing हो गई. Give two examples of the tertiary sector.
ट्रेस और ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट आर मार्केट एक्टिविटीज? मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं? दीज आर इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, मतलब पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं। एग्जांपल जैसे ग्रोइंग कॉटन बाय अ फार्मर, मतलब एक कोई किसान है, कॉटन उगा रहा है ना। अब अपने लिए तो इतना कॉटन नहीं उगाएगा ना वो फालतू में, तो ऑब्वियसली बात है वो बाजार में बेचेगा उसको, ठीक। What are determinants of the earning of any individual in the market? अब ये कौन से determinants हैं? Education and skill. What is the term used for production for self consumption? कौन सी टर्म यूज की जाती है जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं सेल्फ कंजप्शन, मतलब खुद के लिए, उसको कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। व्हाट आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज? अभी नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है? दीज आर एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग व्हीट बाय अ फार्मर, गेहूं उगा रहा है अगर कोई किसान, तो वह अपने पोषण के लिए है ना, अपने खाने पीने के लिए। व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर क्या है? ये किसे कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 year ऑफ एज। जो ये शिशु मृत्यु दर है वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है, ये उसका रेट है, उसका पता लगाया जाता है इससे। व्हाट इज द डेथ रेट? अब डेथ रेट क्या है? यानी इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में 1000 लोगों की मृत्यु की संख्या है, ठीक है। व्हाट इज द बर्थ रेट? अब बर्थ रेट यानी कि जन्म दर किसे कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये एक विशेष अवधि यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान प्रत्येक, मतलब हर 1000 लोगों पर पैदा हुए शिशुओं की संख्या है। व्हाट डज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या इंक्रीज करता है? वो इंक्रीज करता है डिप्रेस्ड इकोनॉमी को, मतलब इकोनॉमी पे एक बोझ आ जाता है जब बहुत ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फैलती जाती है। स्टेट द टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टिंग इन रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कोई दो तरह की बेरोजगारी कौन सी है? सीजनल और डिस्गस्ट। वर्क रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ 5 people but engages 8 people. विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस? अगर किसी जगह पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है लेकिन लगे हुए 8 लोग हैं, तो उस बेरोजगारी को क्या कहेंगे? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अर्बन एरिया? शहरी इलाकों में किस तरीके की बेरोजगारी देखने को मिलती है? शिक्षित बेरोजगारी, है ना, एडुकेटेड। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children of which age group? कौन से एज ग्रुप के बच्चे इसमें मायने रखते हैं? 6 to 14 years. नवोदय विद्यालय have been started for which kind of school children? नवोदय विद्यालय has been started for talented school children residing in rural areas, मतलब जो जिन बच्चों के मतलब शार्प माइंड है ना, ग्रामीण एरिया की तरफ या ग्रामीण एरिया में, उनके लिए ये स्कूल्स चलाए गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इनको एजुकेशन दी जाती है इसमें। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच इज ट्रीटेड एज द वर्क फोर्स? द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूड पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 59 years। ये इंडिया का है, मतलब भारत में जो कार्यबल आबादी है, जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन, मतलब इतनी एज के बच्चे या लोग ही काम कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, जो काम करने के इच्छुक हैं। इन विच एरिया ऑफ इंडिया इज द लिटरेसी रेट द लोएस्ट? द लिटरेसी रेट इन सम एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश इज बिलो 30%, द लोएस्ट है ये इंडिया में। What is the major reason for education having an important role in human capital formation? तो एजुकेशन जो है वो ब्रॉडन करती है नॉलेज को लोगों की एंड प्रोवाइड करती है उनको क्या? ट्रेनिंग। दस हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, इस तरीके से जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन? अब इससे आप क्या समझते हो? वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा।
means training for a specific vocation, that is training for being employed in a particular job. It is education catering to the requirement of the economy. किसी विशिष्ट व्यवसाय यानी काम के लिए प्रशिक्षण यानी शिक्षा, अर्थात यानी कि किसी विशेष कार्य में, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब में नियोजित होने के लिए मतलब ट्रेनिंग देना। और ये इकोनॉमी की बहुत मतलब जरूरत को पूरा करने वाली एक शिक्षा होती है। मतलब लोगों को किस तरीके से आगे फर्दर स्टडीज के लिए जैसे सिखाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज हो गए, तो ये सारी चीजें हमें जॉब्स में हेल्प करती हैं, है ना। तो उस चीज के लिए तैयार करना ये कहलाती है वोकेशनल एजुकेशन। विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? कौन से स्टेट में इंडिया के हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? केरला में। ठीक है, वहां ज्यादा लोग अंडरस्टैंडेबल है, पढ़े लिखे हैं मतलब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी? जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। व्हाट इज द करंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग करंट लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का? 74%। हाउ इज डिवीजन ऑफ लेबर्स मेड बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली? जो महिला और पुरुष के बीच में काम किस तरीके से फैमिलीज में, घरों में डिवाइड हो गया है? इन इंडिया वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर क्या देखती हैं? डोमेस्टिक यानी घर का कामकाज। एंड मेन वर्क आउटसाइड टू अर्न फॉर द फैमिली। और जो पुरुष हैं वो घर को चलाने के लिए, घर का भरण पोषण करने के लिए बाहर जाकर कमाते हैं। इज वुमेन्स वर्क एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इसमें आप क्या लिखोगे? नो। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। अब जो भी महिलाएं घर का काम करती हैं उन्हें उनके काम का कोई पे नहीं किया जाता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज। जो घर का काम औरतें करती हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, किसमें? नेशनल इनकम में। तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स अट्रैक्ट वुमेन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन्स जो है वो किस तरह की जॉब्स को लेकर अट्रैक्ट होती हैं, खासकर मेडिसिन और टीचिंग को लेके। ठीक है। हैज द लिटरेसी रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड सिंस 1951? तो हम लिखेंगे बिल्कुल इंक्रीज हुआ है लिटरेसी रेट, है ना। जो कि 1951 में 18 था, वो 2010 से 11 में जाके कितना हो गया? 74%। Why was मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन द स्कूल्स? स्कूल्स में गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम क्यों चलाई है, क्यों लॉन्च करी है? मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस, ताकि वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस स्कूल में, मतलब वो लोग आए, प्रेजेंट हो, है ना, इतना स्कूल ना छोड़े, छुट्टियां ना करे। तो इस वजह से ये मिड डे मील चलाई गई है, ताकि रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब उनका जो हेल्थ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो अच्छा रहे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस 11th प्लान? अब जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो 11th प्लान था उसका क्या रिजल्ट है? ओवर द पास्ट 50 years देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। हमें ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले 50 सालों में अगर देखें तो, ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। कई सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं हायर लर्निंग के लिए, है ना। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.